स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो राज्य सरकार के मंत्रियों की आज देहरादून में 3 बजे एक बैठक होनी है। इस बैठक में राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत शामिल होंगे और बैठक में मंत्रियों के आगे होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। मंडलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी मंथन होगा। ब्लॉक और जिलों में मंत्रियों को इसमें जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक हैं, तो ऐसे में अब सबकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। साथ ही बीजेपी के नए दफ्तर के शिलान्यास को लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सभी मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं और जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम है हमारे, हम लोग हर 212 मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के, हर मंडल में प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं। 15,000 प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का एक हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक नया कार्यालय बना रहे अपना, उसके उद्घाटन जो भूमि पूजन होगा उसकी भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही प्रदेश में किन किन विकास खंडों में किसका दौरा होगा, किन किन जिलों में जो जिला प्रभारी मंत्री हैं उनको जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ से सबको आज एक समीक्षा की जाएगी कि भाई किसको किस ढंग से काम। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। तो दीपांकर, आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है? बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से आपने भगत सिंह रावत को सुना होगा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि ब्लॉक्स में किस तरह काम होना है और जिले में जो प्रभार मंत्रियों को दिया गया है उनमें मंत्रियों को कैसे काम करना है, इसकी समीक्षा होगी। लेकिन अंदर खाने खबर ये भी है कि सभी मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाएगा कि उन्होंने 3.5 साल में किस तरीके से काम किया, आगे उनके पास क्या प्लान है, इन पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी के जो मंडलों के लेकर अब प्रशिक्षण होने, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने 212 मंडलों में, वहां पर किस तरीके से आगे प्रोग्राम रहेंगे, यानी कुल मिला के 2022 को टारगेट करते हुए पार्टी का ये विचार है कि कैसे और इसको बूस्टअप किया जाए, कैसे पूरी तैयारियों को और ज्यादा तेज किया जाए, इसको लेकर आज चर्चा होने वाली थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी के लिए। तो 3 बजे से बैठक है, तो अपने संगठन को जाहिर सी बातें मजबूत करने को लेकर चर्चा होगी और जिम्मेदारी यहाँ मंत्रियों को भी सौंपी जाएगी। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य में कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे हैं, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई थी। तो पिछले 3 से 4 दिन में कोरोना के केस जो अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहे हैं, तो उनको लेकर यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है और अब देखा जाएगा कि हालात किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अनलॉक 5 में बहुत सारी छूट दी जा चुकी है, लेकिन इस दौरान समीक्षा होगी क्योंकि स्कूलों को लेकर अभी फैसला फिलहाल शिक्षा विभाग पर छोड़ा गया है। और अब बात करेंगे डोबरा चांठी पुल की, जिसको लेकर सियासत तेज है। पहले कांग्रेस इस पुल के पास पहुंची, प्रदर्शन किया, बैरिकेडिंग तोड़ा, पुल पर जबरदस्ती गाड़ी चलाने की यहां पर कोशिश की गई। अब इस मामले पर बीजेपी की तरफ से हमला हुआ है। बीजेपी का कहना है कि पुल बनकर तैयार है और लोड टेस्टिंग का काम चल रहा है, यानी कि पुल कितना भार सहन कर सकता है वो अभी देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पुल का क्रेडिट लेने के लिए इतनी बेताब है कि उसने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। उन्होंने बैरिकेडिंग भी तोड़ी है, उसमें आवागमन भी प्रारंभ किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया है। और ऐसी स्थिति में अगर उन पर पुलिस प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज होगा तो वो उस पर भी राजनीति करेंगे। बीजेपी की चाल है, बीजेपी ने ऐसे करवाया है। कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ छलाव किया है, जनता के साथ छलाव किया है। क्या तरीका है विरोध प्रदर्शन करने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो वहाँ अप्रोच रोड है बाकी है बनने के लिए, दूसरी सड़कें हैं जिसमें काम होना बाकी है, इसके लिए अगर ज़्यादा दबाव बनता तो ज़्यादा अच्छा था। तो जिस पुल को लेकर इतनी सियासत हो रही है, असल में वो पुल करीब 15 साल बाद बना, यानी कि अच्छा खासा समय इसको बनने में ही लग गया और जल्दी अब इसको शुरू किया जाना है। लेकिन इसके लिए कि राजनीति शुरू है, तो फिलहाल आपको बताते कि जब पुल शुरू हो जाएगा, यहाँ से लोगों की आवाजाही हो जाएगी, तो लोगों के लिए कितनी राहत भरी खबर है। टिहरी डैम की झील बनने के बाद से ही प्रतापनगर क्षेत्र अलग थलग पड़ गया था और प्रतापनगर क्षेत्र को जोड़ने के लिए डोबरा चांठी पुल के जल्द निर्माण की मांग उठने लगी थी। टिहरी डैम की झील बनने के बाद से ही प्रतापनगर क्षेत्र अलग थलग पड़ गया और विकास की दृष्टि से पिछड़ने के चलते प्रतापनगर को काला पानी कहा जाने लगा। टिहरी और चंबा जाने के लिए लोगों को 3 घंटे का सफर करना पड़ता था, लेकिन 2006 में टिहरी झील पर 440 मीटर लंबे डोबरा चांठी पुल बनाने का काम शुरू हुआ। 2010 में 150 करोड़ खर्च होने के बाद डोबरा चांठी पुल का डिजाइन फेल हो गया और काम बंद करना पड़ा। बाद में 2016 में दक्षिण कोरिया की कंपनी ने डोबरा चांठी पुल का डिजाइन फाइनल किया
और 148 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार है। परंतु आज ये पुल बन गया, सपनों का पुल है हमारा। आज लगता है निश्चित तौर से यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ के आसपास के लोगों को भी काफ़ी लाभ मिलने जा रहा है। बहुत फायदा यहाँ से प्रतापनगर की जनता को इस पुल के बनने से मिलेगा। अब डोबरा चाटी पुल का निर्माण पूरा हो चुका है और पुल पर लोड टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। फाइनल टेस्टिंग के काम को पूरा करने के लिए 10 अक्टूबर तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट के बाद डोबरा चाटी पुल को आवागमन के लिए खोला जा सकता है। अभी इन लोड टेस्टिंग के रिजल्ट आके ये बताएंगे, अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे और तभी आवागमन के लिए खोला जा सकेगा। हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक इसका लोड टेस्ट हो जाए। अब लोगों को इंतजार है तो डोबरा चाटी पुल पर आवागमन शुरू होने का, जिससे कालापानी कहे जाने वाले प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह है। करीब 300 करोड़ खर्च होने के बाद अब डोबरा चाटी पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब इंतजार है लोगों को इस पुल पे आवागमन शुरू होने का और साथ ही साथ प्रतापनगर क्षेत्र की जनता को इससे काफी फायदा मिलेगा। जो एक प्रतापनगर की टीस कही जाती थी कि डोबरा चाटी पुल नहीं बन पा रहा है, लेकिन अब डोबरा चाटी पुल पूरा बनकर तैयार हो चुका है। बस इंतजार इसी बात का है कि कब इस पर वाहन दौड़ेंगे और कब इस पर आवागमन शुरू होगा। सौरभ सिंह, न्यूज 18, टेहरी गढ़वाल। चलिए, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जो सीमांत क्षेत्र हैं राज्य के, वहां के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है और मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास निधि का गठन किया गया है, जिससे इन इलाकों में पलायन भी रुकेगा और सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी। उत्तराखंड से लगी करीब 600 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो अति संवेदनशील है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में लगातार पलायन हो रहा है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास निधि का गठन किया है, जिससे पलायन को रोका जा सके। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास निधि का गठन किया है और उसके द्वारा जो हमारे सीमांत क्षेत्र के गाँव हैं, उन गाँव में विकास कार्य किए जाएंगे ताकि लोग वहां पर रहने के लिए प्रोत्साहित हों। इस योजना से उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक के सभी गांवों को लाभ मिलेगा। जल्द ही जिला प्रशासन इसके लिए योजना तैयार कर शासन को भेजने जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग यहीं पर स्वरोजगार की व्यवस्था कर सकें। वहीं इस पहल से स्थानीय लोग भी खुश हैं। BADP बोलते हैं, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्लान। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना भी शुरू की गई है, जिसमें क्या होगा कि जो गाँव उसमें सम्मिलित नहीं थे, 0 से 10 किलोमीटर तक के लिए भारत सरकार की योजना है और ये जो राज्य सरकार ने योजना चालू करी ये 50 किलोमीटर तक के लिए है, जो हमारा आखिरी गांव होगा। तो कई अधिक गांव इसमें एक तो ऐड हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे सीमांत विकासखंड, उस सीमा से लगे हुए गाँव के लिए जो तोहफा दिया है, मैं समझता हूँ कि हम सब किसानों के लिए, हम सब बेरोजगारों के लिए और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ी सौगात है। सीमांत इलाकों में सुविधाओं के अभाव में पलायन होते हैं। हालांकि संवेदनशील इलाकों में स्थानीय लोगों का रहना बेहद जरूरी है। तो उम्मीद है कि नई योजना से सीमांत इलाकों का विकास होगा और पलायन भी रुकेगा, जिससे देश की सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। तो नेपाल और चीन से तनाव के बीच राज्य में सेना का मोर्चा भी मजबूत है। उत्तराखंड सरकार ने सेना के लिए 2 अहम और बड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार सेना के सहयोग के लिए हर तरह से तैयार है, मुख्यमंत्री का कहना है। और इसी सोच के साथ अब रानीखेत और जोशीमठ में 2 बड़े काम होंगे ताकि सेना और सैनिकों को कोई दिक्कत ना हो। लैंसडाउन और रानीखेत की पहचान हिल स्टेशन होने के साथ गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट के सेंटर की भी है, लेकिन पहाड़ के इन दोनों स्टेशन में पीने का पानी बड़ी समस्या रही है। लैंसडाउन में सरकार पानी पहुंचा चुकी है, पर अब तैयारी रानीखेत में पानी पहुंचाने की है ताकि सेना को परेशान न होना पड़े। 2006 से वहां के लिए पानी की योजना प्रस्तावित थी। हमने एक साथ उसके लिए 33 करोड़ रुपए दिया और आज लैंसडाउन पानी पहुंच गया है। हमारे सेना के जवानों को पर पर्याप्त पानी मिल रहा है। उन्हीं को नहीं बल्कि 56 और गाँव को भी पानी दिया जा रहा है। इसी तरह से मेरा टारगेट है कि रानीखेत कैंट को हम पानी दें, पर्याप्त पानी दें। हमारे सैनिकों को वहां पर काफी समस्या होती है। सेना को लेकर सरकार का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जोशीमठ में जिस जगह सेना का कैंप है वो जमीन आज तक सेना के नाम नहीं है और सरकार अब उस जमीन को सेना के नाम करने जा रही है। जोशीमठ की जो सेना के पास जो भूमि है वो अभी तक सेना के नाम रजिस्टर नहीं हुई है और 20 वर्ष हो गए वहां पर। 20 वर्ष क्या, मैं समझता हूँ कि और ज्यादा हो गएंगे, 3 दशक तक, 4 दशक तक हो सकते हैं। तो मैंने सैन्य अधिकारियों से कहा है कि आप उसका प्रस्ताव लाइए, हम निःशुल्क सेना की भूमि का
रजिस्टर करेंगे, क्योंकि उस पर 39 करोड़ रुपया खर्चा होगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि सेना के काम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं, फिर चाहे मामला बॉर्डर की सुरक्षा का हो या सैनिकों की सुविधा का, और अब वो नजर भी आ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। तो बड़ी सहूलियत इससे सेना को मिलेगी और सेना को सहूलियत मिलेगी तो देश को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। रुड़की में नशे का कारोबार जोरों पर चल रहा है। शहर की दुकानों पर, ठेली पर, रेहड़ी पर आसानी से नशे का सामान बेचा जा रहा है। प्रशासन भी लगातार छापेमारी कर रहा है और कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सब के बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे छोटे छोटे बच्चे तक इस नशे की जद में आ रहे हैं। लगातार प्रशासन यही प्रयास कर रहा है कि जितनी भी ऐसे स्पॉट्स बन गए हैं जहां पर कि नशे के रूप में पदार्थों का सेवन किया जा रहा है और खुलेआम इनकी बिक्री हो रही है, ऐसी शिकायतें आई हैं। उसी के क्रम में ये छापेमारी एक मार्केट एरिया में की गई थी। अन्य भी जो जगह से तहरीर आई है उनमें लगातार समय समय पर औचक कार्रवाई कर इनको बुक किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले में पहले चरण में पशुपालन विभाग 26,000 से ज्यादा जानवरों को टीका लगाने जा रहा है, जिससे उनमें खुरपा और जो बाकी बीमारियां हैं उससे बचाया जा सके, क्योंकि पशुपालन यहां की आजीविका का एक बड़ा जरिया है और ऐसे में कई बारी बीमारियां पशुओं के लिए काल बन जाती, जिससे अच्छा खासा नुकसान किसानों को हो जाता है। इसमें जो हम टीकाकरण के साथ साथ टीकाकरण से पूर्व सभी पशुओं का टैगिंग किया जाएगा, यानी कि कान में टैग किया जाएगा, 12 अंकों का टैग उनको लगाया जाएगा, जिससे उनकी पहचान हो सके। इसके साथ साथ उनको पेट के कीड़ों की दवा दी जा रही है, ताकि उनमें जो है टीके से इम्यूनिटी जल्दी आए और टीके का अच्छा असर हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा को अपग्रेड करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इलाज का एकमात्र विकल्प इन स्थानों में दुगड्डा का अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर तक यहां पर मौजूद नहीं और ये पूरा अस्पताल एक वार्ड बॉय के सहारे चल रहा है। वहीं यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी कह रही हैं कि अस्पताल को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। इससे कोटद्वार जाना पड़ता है सब लोगों को, है ना, और डॉक्टर नहीं है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो होना चाहिए, इमरजेंसी केस के लिए 24 घंटे डॉक्टर होना चाहिए। उच्चीकरण की बात मांग काफ़ी समय से चल रही है और वो जो कार्य है वो गतिमान है शासन में, लेकिन मेरा मानना ये है कि उच्चीकरण के अलावा हमें अपनी जो अस्पतालों में डॉक्टरों को और जो औजार होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो पहुँचा। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है और आज तीसरे दिन यहां वन्य जीवों की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अलग अलग और दुर्लभ वन्य जीवों की तस्वीरें लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। तो मकसद यही है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसका महत्व लोगों को समझाया जा सके कि हर एक जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, हम वन्यजीव सप्ताह के इस आयोजन को लोगों को फ़ोटो के माध्यम से जो डिफरेंट हमारा इकोसिस्टम है उसमें हर जीव, चाहे वो तितली हो, चाहे कीड़े मकोड़े हों या पक्षी हों या बड़े जीव हों, उनकी महत्ता को यहाँ पर दर्शाने का कोशिश की। फ़ोटो एग्जीबिशन जो स्टार्ट किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य फ़ोटोग्राफ के माध्यम से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बायोडाइवर्सिटी, पूरे फूड साइकिल को एक्सप्लेन करना है और जो भी लोग इस एग्जीबिशन में आएंगे उनको पूरे इकोसिस्टम के बारे में बताना, उनको जानकारी देना और उसके बारे में एक अवेयर। तो अनलॉक 5 में बहुत सारे नियमों में ढील दी गई है। टिहरी झील में बोटिंग का शुरू हो चुकी है, जिससे जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े थे और जो आसपास के दुकानदार हैं, उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली है। तो दूर दराज से जो पर्यटक आ रहे हैं वो नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान कोशिश यही हो रही कि जो भी इसके नियम है कोरोना काल के, उन सब का पालन कराया जा रहा है। लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। तो फिलहाल अब धीरे धीरे रौनक यहाँ लौटने लगी है। लगभग 6-7 महीने तक घर में बैठ रहे, खाने के लाले पड़ गए, लेकिन अब खुला है 22 तारीख से, तो थोड़ा राहत मिली है। टूरिस्ट भी आ रहा है और धन्यवाद है सरकार का। तो लोग आ रहे हैं कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, हम स्कैनिंग करते हुए, जितनी भी गाइडलाइंस सबको फॉलो करते हुए यहाँ पे कस्टमरों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो कस्टमर है यहाँ पे दिल्ली NCR का ही है। बॉर्डर खोल के गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है कि लोगों की आवाजाही हो पा रही है।
और ऐसी ही रौनक बहुत दिनों बाद बल्कि महीनों बाद नैनीताल में भी देखने को मिल रही है और शहर में पर्यटकों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। तो क्योंकि इस वक्त का मौसम सबसे बेहतरीन मौसम है, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड, और इस गुलाबी मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ काफी दूर दूर से आ रहे हैं। तो पर्यटक खुश हैं घूमकर और वही कारोबारी खुश हैं कि उनकी भी रोजी रोटी अब चल पड़ी है। काफ़ी समय बाद हम लोग घर पे ही थे, तो उसके बाद यहाँ निकले हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस। 4 दीवारों से निकल के बेटर लगता है थोड़ा, बट फिर भी थोड़ा सा तो डर है, थोड़ा घबराहट है, बट ठीक है। पर्यटन 2020 के लिए तो बिल्कुल करीब करीब ख़त्म ही हो चुका था और थोड़ी सी आस बदी है इस अनलॉक 5 के बाद, जो इसमें उत्तराखंड के बॉर्डर्स को बिना टेस्ट के लिए खोला गया है। तो हम आशा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि निर्देश जारी करें कि पर्यटकों को परेशान न किया जाए। तो वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना काम धाम छोड़कर उत्तराखंड के गांव में पहुंचे हैं और विदेश से गांव लौटे रुद्रप्रयाग के एक प्रवासी ने देखिए खुद ही कैसे स्वरोजगार का रास्ता खोला और अपने साथ साथ 10 और लोगों को रोजगार दिया है। रुद्रप्रयाग के जखोली विकास खंड के कोटी गांव के मदन सिंह देश के कई महानगरों समेत विदेशों में भी नौकरी कर चुके हैं। लॉकडाउन में जब वो घर लौटे तो उन्होंने गांव में ही खुद की बेकरी शुरू करने की ठानी और आज उनकी बेकरी के बने सामान की सप्लाई रुद्रप्रयाग के साथ साथ टिहरी में भी हो रही है। और अभी लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे थे तो मन में ये विचार आया कि उन्हें बेकरी का प्लांट चालू किया जाए और कुछ लोगों को भी जोड़ा जाए अपने साथ में। तो आज हमारे पास 5 से 7 लोग काम कर रहे हैं। मदन सिंह के बेकरी प्लांट से उनके परिवार के लोगों को रोजगार मिला, साथ ही गांव लौटे 7 और प्रवासियों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। अब मदन सिंह जल्द ही बेकरी प्लांट को और बढ़ाना चाहते हैं जिससे और लोगों को भी रोजगार दिया जा सके। लॉकडाउन के उसमें जो है घर पे ये भाई ने अपने बेकरी खोली है, इन्होंने जो बोला भाई मेरे साथ आ जाओ, अच्छा रोजगार मिला गाँव में अपने लिए जो मतलब रोजगार हमें भी अच्छा लगा इस चीज़ का। लॉकडाउन के बाद हम लोग घर आ गए और अच्छा लग रहा है यहाँ पे अपने गांव में खुलिए घर के पास खुला है और रोजगार भी मिल गया हमें और यहाँ पे अच्छा लग रहा है काम करने में। मदन सिंह ने बेकरी खोलने के लिए जहां अपनी खुद की जमा पूंजी लगाई तो वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का भी लाभ लिया। विभाग में तो करीबन अभी ये जो अपना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है उससे ही मैंने ये ऋण किया है और कई लोगों का सहयोग भी रहा मेरे साथ। आज मदन सिंह जैसे युवाओं की हर गांव को जरूरत है जो स्वरोजगार शुरू कर अपने साथ साथ औरों को भी रोजगार दे सकें। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं पहाड़ की संस्कृति। तो ऐपड़ यहाँ की एक ऐसी कला है जिसे हर शुभ कार्यों में आप देख सकते हैं। इस कला को बचाने के लिए रामनगर के क्यारी के बच्चों के लिए कैंप का आयोजन किया गया। 12 दिन तक चले इस ट्रेनिंग कैंप में ऐपड़ गर्ल नाम से मशहूर चेतना रावत ने बच्चों को ऐपड़ कला की जानकारी दी। तो अलग अलग जो शुभ कार्य होते हैं उसमें अलग अलग तरह के ऐपड़ बनाए जाते हैं, अलग अलग अवसर पर चौकियाँ बनाई जाती हैं। तो इस कला को जीवित रखने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और अब बात एक बड़ी खबर की, अच्छी खबर की। तो रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश हुआ है। जनरल अटलांटिक के बाद अब टीपीजी रिलायंस रिटेल में 1837 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने जा रही है। निवेश की कुल राशि है 1837.50 करोड़। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसको लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मूल्यवान निवेशक टीपीजी का रिलायंस रिटेल में स्वागत करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है और उनका मानना है कि इससे कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस वक्त की तमाम अहम खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है।